हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण सिंह। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवाल करा दिए थे। अब हम उससे आगे के सवाल करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर p, q बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो हमें बताना है कि जो R है वो एक तुल्यता संबंध है, यानी कि दिया गया है एक समुच्चय है A, उसमें समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय दिया गया है। यानी कि एक समतल है, मान लीजिए इस प्रकार से, और इस समतल के अंदर जितने भी बिंदु आ रहे होंगे वो सारे के सारे बिंदु हमारे समुच्चय ए के अंदर दे रखे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हो बिंदु, यहाँ हो, यहाँ, यहाँ, कहीं भी हो सकते हैं। तो इस समतल में जितने भी बिंदु आएंगे वो सारे के सारे हमारे समुच्चय ए के अंदर मिल जाएंगे। इसमें जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन है P, Q सच दैट, यानी कि कोई भी दो बिंदु हों वो इस प्रकार से होने चाहिए कि P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान हो। यानी कि अगर बात करें, मान लीजिए जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर है हमारा P और एक बिंदु यहाँ पर है Q, तो मूल बिंदु से ये जो दूरी है वो इस दूरी के समान है। यानी कि जो रिलेशन है वो हमें ये शो करता है कि समतल में स्थित अगर कोई भी दो बिंदु लिए जाएं तो उनकी जो मूल बिंदु, यानी कि मान लो मूल बिंदु है हमारा O, जो मूल बिंदु O है उससे दूरी जो होगी वो आपस में कैसी होगी, समान होगी। तो देखते हैं इसमें बताना है रिलेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध देखते हैं। स्वतुल्य के लिए मैंने लिखा P, P, मान लीजिए एलिमेंट है R का, और इसका मतलब ये हुआ कि जो बिंदु P है उसकी बिंदु, जो दूसरा बिंदु भी मान लो क्या है P, तो उसकी जो मूल बिंदु से दूरी है वो कैसी है, समान है। अब एक बात को समझो, अगर ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी OP है, मान लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, OP, और यहां से यहां की दूरी कितनी है, PO। अब या तो हम इधर से इधर नापें या इधर से इधर नापें, जो दूरी है वो हमेशा कैसी रहेगी, OP बराबर किसके रहेगी, PO के। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P, P है, यानी कि ये जो पेयर है P, P, वो हमारा इस रिलेशन का एक एलिमेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने लिया कि बिंदु P, Q एलिमेंट है R का, इसका मतलब ये हुआ कि OP बराबर है OQ। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया P, Q, इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु जो P है और बिंदु Q है, इनकी मूल बिंदु से दूरी आपस में कैसी है, समान है। अब देखिए, मैं अगर इनके स्थान चेंज करूं, यानी कि ऐसे कर दूं कि Q, P, इसका मतलब ये हुआ कि OQ बराबर होना चाहिए OP के। अगर Q, P ये जो पेयर है इस रिलेशन का एलिमेंट होगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो OQ है वो किसके बराबर होना चाहिए, OP के। तो एक बात सोचो, अगर OP का मान OQ के बराबर है तो OQ का किसके बराबर होगा, OP के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो Q, P है वो भी क्या होगा, इस रिलेशन का एक एलिमेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं हम संक्रमक संबंध के लिए। देखो, मान लो जो बिंदु P, Q है वो एलिमेंट है R का, इसका मतलब कि जो OP है वो बराबर है OQ के। एक बिंदु और लिया मैंने Q, R, इसका मतलब ये हुआ कि OQ बराबर है OR।
अब देखो अगर हम इन दोनों को देखें, यानी कि जो OQ है वो किसके बराबर है, OP के, और OQ किसके बराबर है, OR के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर देखा जाए तो जो OP है वो किसके बराबर हो जाएगा, OR के। यानी जो OP है वो हमारा किसके बराबर होगा, OR के। अगर OP OR के बराबर हो गया तो समझ लीजिए कि जो बिंदु P है और बिंदु R है, दोनों की मूल बिंदु O से दूरी आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर। यानी कि जो P, R है वो एलिमेंट हो जाएगा हमारा R का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है। अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो हम कह सकते हैं कि दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि जो दिया गया रिलेशन था वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है। आगे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर कोई मान लो वृत्त हो, अगर कोई क्या हो, वृत्त, जैसे यहाँ पर बिंदु मैंने R ले लिया जिसकी दूरी क्या थी, इसकी कैसी थी, समान। अगर कोई पथ जो इस बिंदु से, इस बिंदु से और इस बिंदु से होकर जाएगा तो मान लीजिए वो इस प्रकार से जाएगा और वो किसका निर्माण करेगा, एक वृत्त का। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु P से होकर जाने वाला पथ एक वृत्त का निर्माण करेगा। और देखो जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जिसकी त्रिज्या R बराबर होगी OP बराबर OQ बराबर OR। यानी कि ये दूरी जो होगी ये क्या होगी, हमारे इस वाले वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। दैट्स ऑल। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं या पॉज करके वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, एक सेट दिया है कि जिसमें क्या है, सारे के सारे त्रिभुज दे रखे हैं। यानी एक समुच्चय है, वो क्या है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। और संबंध R दिया है T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। यानी कि जो त्रिभुज T1 है वो त्रिभुज T2 के कैसा है, समरूप है। समरूप का मतलब तो समझते ही होंगे, जैसे मान लीजिए हमें दो त्रिभुज दे रखे हों, मान लो ये है ABC और ये है PQR। देखो समरूप में क्या होता है, अगर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR, अगर ये चीज़ें दे रखी होंगी, यानी कि उनकी जो संगत भुजाएं होंगी उनके अनुपात आपस में समान होंगे, तो दोनों ही जो त्रिभुज होते हैं, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR। यानी दो त्रिभुज हैं, अगर उन्हें समरूप होना है तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसी रिलेशन को इसमें दिया गया है कि जो T1 त्रिभुज है वो T2 के कैसा है, समरूप है। तो देखिए मैंने क्या किया, पहले T1, T1 मान लिया मैंने कि ये क्या है, R का एक पेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 समरूप है T1 के। तो अब एक बात ध्यान से देखो कि जैसे ये त्रिभुज है ABC, सेम इसी की साइड के बराबर साइड लेकर मैंने एक और त्रिभुज का निर्माण किया और वो भी मान लो क्या है, हमारा ABC है। तो इसका मतलब इसकी और इसकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं, उनके अनुपात भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो इसलिए दिया गया संबंध
R एक स्वतुल्य संबंध है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं T1, T2। दो त्रिभुज लिए मैंने T1, T2। मान लिया ये क्या है, जो हमारा दिया गया रिलेशन है उसके पेयर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ T1 तथा T2 आपस में समरूप है। अब देखो, अगर T1 T2 के समरूप है तो इसका मतलब T2 किसके समरूप होगा, T1 के। यानी कि अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में कैसा होता है, बराबर। तो अगर हमारा T1 T2 के समरूप है तो ऑब्वियसली T2 किसके समरूप हो जाएगा, T1 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये लिख सकते हैं T2, T1 एलिमेंट होगा R का, और इसका मतलब ये हुआ T2 तथा T1 आपस में समरूप हैं। यानी कि जो दोनों त्रिभुज हैं हमारे T1 और T2 आपस में कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। आगे देखें कि T1, T2 एलिमेंट है R का, इसका मतलब T1 समरूप है T2 के। अगर मैं लिखूं T2, T3 एलिमेंट है R का, इसका मतलब T2 समरूप है T3 के। अब ध्यान से देखो कि जो T1 है वो T2 के समरूप दे रखा है और T2 समरूप किसके दे रखा है, T3 के। इसका मतलब ये हुआ कि जो T1 है वो किसके समरूप हो जाएगा, T3 के। यानी कि T1 और T3 दोनों ही हमें T2 त्रिभुज के समान दिख रहे हैं। तो इसका मतलब जो T1 और T3 है ये भी कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि T1, T3 एलिमेंट होगा R का, यानी कि T1 समरूप होगा T3 के। जब T1 और T3 भी आपस में समरूप हो गए तो हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है। यानी जो दिया गया रिलेशन है हमारा वो कैसा हो जाएगा, संक्रामक। अब देखिए जो रिलेशन था वो स्वतुल्य भी था, सममित भी और संक्रामक भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिया गया संबंध है, दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। देखो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है, जो तीनों रिलेशन होते हैं हमारे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, अगर किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन मिल जाते हैं तो वो हमारा तुल्यता संबंध हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, कुछ त्रिभुज दिए गए हैं और उन त्रिभुजों को हमें बताना है कि वो समरूप हैं या नहीं है। जैसे पहला त्रिभुज है हमारा जिसकी साइड दे रखी है हमें, यानी कि भुजाएं दे रखी हैं 3, 4, 5। देखो जो T1 है उसकी जो साइड दे रखी है वो 3, 4 और 5 दे रखी हैं। T2 की साइड दे रखी हैं 5, 12 और 13 और T3 की साइड दे रखी हैं 6, 8, 10। यानी कि हमें 3 त्रिभुज दिए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से त्रिभुज एक दूसरे से इस रिलेशन के आधार पर रिलेटेड हैं। यानी कि हमें बताना है कि T1, T2 और T3 ये जो तीनों त्रिभुज दिए गए हैं ये तीनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं या नहीं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम T1 और T2 की बात करते हैं। देखो T1 तथा T2 के लिए क्या करते हैं, इनकी जो साइड दे रखी हैं उनका अनुपात निकालते हैं। जैसे 3/5
और लिया मैंने 4/12। देखो 4 एकन 4, 4 तिया 12, यानी कि ये हुआ 3/5 और ये 1/3, यानी कि इनकी जो भुजाओं का अनुपात है, देखो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5/13, यानी जो तीनों भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों की, जो संगत भुजाएं हैं उनके जो अनुपात हैं वो आपस में हमारे समान नहीं हैं। जब संगत भुजाओं के अनुपात आपस में समान नहीं होते तो वो त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज नहीं होते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए T1 तथा T2 आपस में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं T2 तथा T3 के लिए। देखो T2 तथा T3 के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/6, ये हो जाएगा 12/8 और ये हो जाएगा हमारा 13/10। अब तीनों ही अनुपातों को अगर हम देखें तो ये तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसलिए T2 तथा T3 आपस में संबंधित नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं T1 तथा T3 के लिए। देखो T1 और T3 में देखेंगे तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो 3/6, दूसरा हो जाएगा हमारा 4/8 और तीसरा होगा 5/10। देखो 5/10 इसका मतलब 1/2, यहाँ भी क्या होगा 1/2, यहाँ भी 1/2। एंड देखो 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि जो तीनों संगत भुजाएं थी उनके अनुपात आपस में कैसे आ रहे हैं, बराबर, यानी तीनों ही कितने हैं 1/2। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए T1 तथा T3 एक दूसरे से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। उसमें क्या है, एक समुच्चय दे रखा है और जो समुच्चय है उसके अंदर जितने भी बहुभुज हैं वो सारे के सारे दे रखे हैं, यानी A बराबर है समस्त बहुभुजों का समुच्चय। और जो रिलेशन है वो है हमारा P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या आपस में कैसी है, समान। यानी अगर P1 एक त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज है, अगर P1 चतुर्भुज है तो P2 भी चतुर्भुज है, यानी कि दोनों की जो भुजाओं की संख्या होगी वो आपस में कैसी होगी, समान होगी। तो इसका देखो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो हमें फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ करना है कि जो दिया गया रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो P1, P1 एलिमेंट है R का, यानी कि मैंने मान लिया जो P1 है और P1 है, यानी कि P1, P1 यानी कि एक जो पेयर है वो क्या है, इस R का एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, देखिए इसका मतलब मान लो P1 क्या है, एक त्रिभुज है ABC। इसी P1 त्रिभुज को मैंने एक दूसरी जगह भी बना दिया ABC। अब इस तीन भुजाओं को लेकर हम कहीं पर भी कोई आकृति बनाएं तो वो जो आकृति बनेगी क्या होगी, वो हमारी त्रिभुज ही होगी, अर्थात उसकी जो भुजाओं की संख्या होगी वो आपस में कैसी रहेगी, हमेशा समान रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो P1, P1 है वो क्या होगा, इस R का एक एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं P1, P2 एलिमेंट है R का, इसका मतलब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है।
यानी कि यहाँ से निकल कर आ रहा है निष्कर्ष कि P1 और P2 जो हैं दोनों की जो भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हैं, समान। यानी अगर P1 त्रिभुज है तो P2 भी त्रिभुज, अगर ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज, पंचभुज है तो पंचभुज, यानी कि जितनी भुजाएं P1 की होंगी उतनी ही भुजाएं किसकी हो जाएंगी, P2 की। अगर मैं इनके स्थान चेंज कर दूं, यानी क्या कर दूं इसे, P2, P1, तो इसका मतलब ये हुआ P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। तो एक बात देखिए, अगर P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है तो P2 और P1 की भुजाओं की संख्या भी कैसी होगी, समान। मान लो चाहे पहले इस त्रिभुज को देख लें, या मैंने एक त्रिभुज और बना रखा है, मान लो PQR, ये है हमारा P2। देखो इस त्रिभुज को पहले देखो या इसे पहले देखो, ठीक है, तो जो त्रिभुज है रहेंगे तो वो त्रिभुज ही, ऐसा तो है नहीं कि इसे पहले देखें इसे बाद में देखें तो ये चतुर्भुज बन जाए, तो ये भी क्या होगा, त्रिभुज ही रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो P2, P1 है वो हमारा एलिमेंट होगा इस रिलेशन का। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध है। अब देखिए, मान लो कि P1, P2 एलिमेंट है R का, इसका मतलब P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। एक लिया मैंने P2, P3, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि P2 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। यानी कि ध्यान दीजिए कि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है और P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो P1 है और P3 है उनकी भुजाओं की संख्या भी कैसी होगी, समान हो जाएगी। यानी कि P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या भी समान होगी। अर्थात जो P1, P3 है वो भी हमारा इस रिलेशन R का क्या होगा, एक पेयर हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध है। अब देखिए, ये जो रिलेशन था हमारा वो श्रुतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अर्थात ये जो रिलेशन था हमारा श्रुतुल्य भी था, सममित भी था, संक्रामक भी था, इसलिए इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, एक तुल्यता संबंध भी कह सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में एक सेकंड पार्ट और दिया गया है। जो सेकंड पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का वो ये है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिभुज दे रखा है, यानी कि मान लो वो त्रिभुज है T और T बराबर है 3, 4, 5, यानी कि एक समकोण है जिसकी भुजा क्या है हमारी 3, 4, 5, 3, 4, 5 भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितनी होगी, T। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से एक ऐसा समुच्चय बताना है जो क्या हो, इस ग्रुप के सभी जितने भी इसके एलिमेंट हों उन सबको बता सके। तो देखो A से संबंधित या A से संबंधित सभी
भुजाओं वाली आकृतियों, मान लो जो 3 भुजाओं वाली आकृति है वो क्या है, टी यानी कि ट्राइंगल का समुच्चय क्या हो जाएगा हमारा, वो त्रिभुजों का समुच्चय। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है L बराबर XY तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय, यानी कि एक XY तल दे रखा है, XY, ये X डैश और ये Y डैश, यानी कि XY तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय दे रखा है। उसमें जो रिलेशन दिया है वो इस प्रकार से है, L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के, यानी कि जो L1 रेखा होगी वो हमारी L2 रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ये बताना है कि ये जो रिलेशन बन रहा है हमारा वो एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं, L1, L2 एलिमेंट है R का, यानी कि हमने मान लिया L1, L1 एलिमेंट है R का, यानी कि L1 और L1 है, ये क्या होगा, इस रिलेशन के अंदर एक पेयर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L1 समांतर है L1 के। अब देखा जाए तो प्रत्येक रेखा स्वयं के हमेशा कैसी होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है उसमें हमारा ये वाला पेयर आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं सममित के लिए, जैसे L1, L2 एलिमेंट है R का, इसका मतलब ये हुआ कि जो L1 है वो समांतर है L2 के। अब देखिए मान लो दो रेखाएं हैं हमारी, ये इस प्रकार से, ये रेखा है L1 और ये है L2, यानी जो L1 है वो समांतर है किसके, L2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं L2 समांतर है किसके, L1 के, यानी कि अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी क्या होगी, L1 के समांतर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि L2, L1 एलिमेंट है R का, और इसका मतलब होगा L2 समांतर है L1 के, अर्थात इसलिए दिया गया संबंध R एक सममित संबंध होगा। नेक्स्ट देखिए L1, L2 एलिमेंट है R का, इसका मतलब L1 समांतर है L2 के। अब माना मैंने कि L2, L3 एलिमेंट है R का, यानी कि L2 समांतर है L3 के। अब यहाँ देखो जैसे L1, L2 पहला जो पेयर माना है मैंने, L1, L2 लिया है, इसका मतलब ये है कि L1 L2 के समांतर है। दूसरा पेयर है L2, L3, यानी कि एक और लाइन खींच ली हमने तीसरी, जो कौन सी हमारी L3, यानी कि ये जो लाइन है अब हमारी L2 वो समांतर है किसके, L3 के। अगर L2 L1 के भी समांतर है और L2 हमारी किसके समांतर है, L3 के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो L1 है वो क्या होगी, L1 3 के भी समांतर हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर जो कॉमन लाइन है L2 वो क्या है, L1 और L3 दोनों के समांतर है, तो इसीलिए L1 और L3 भी आपस में समांतर हो जाएंगे, अर्थात जो L1 है वो समांतर होगी L3 की, यानी कि L1, L3 वो एलिमेंट हो जाएगा R का, यानी जो दिया गया रिलेशन है उसमें एक जो पेयर है वो क्या बन जाएगा हमारा L1,
L3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए दिया गया संबंध R एक संक्रामक संबंध होगा। अब ये जो रिलेशन है हमारा स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसलिए दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन में इसका नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, उसमें क्या है, एक लाइन दे रखी है और हमें क्या करना है, उस लाइन के अकॉर्डिंग उसका समुच्चय ज्ञात करना है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में इसमें एक लाइन दे रखी है और उसका समीकरण दिया है y बराबर 2x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, इससे संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करना है। तो देखो जो रिलेशन था हमारा कह रहा था कि L1 समांतर है L2 के, यानी इससे संबंधित जो रेखा होगी वो क्या होगी, इस लाइन के समांतर होगी। मान लीजिए इस लाइन की जो समांतर है, यानी इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर 2x प्लस सी। यानी कि ये जो लाइन है अगर इसके हमें समांतर रेखा खींचनी हो तो उसका समीकरण क्या होगा हमारा, y बराबर 2x प्लस सी। क्योंकि हाई स्कूल में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी कि किसी भी रेखा के समांतर रेखा का समीकरण हम कैसे निकालते हैं। तो इसका समीकरण है हमारा y बराबर 2x प्लस सी। और जो y बराबर 2x प्लस सी है ये ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर ये वाली लाइन आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय y बराबर 2x प्लस सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें समुच्चय दे रखा है a बराबर 1 2 3 4 और इसका जो रिलेशन है वो है 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। हमें क्या करना है, इस रिलेशन को बताना है ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि समुच्चय के जितने भी एलिमेंट हों उन सब के डबलेट्स हमें इसके अंदर मिल जाने चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। यहाँ देखो 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3 अर्थात समुच्चय के जितने भी एलिमेंट थे उन सब के डबलेट्स हमें इस रिलेशन के अंदर मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है हमारा वो स्वतुल्य है। यानी कि a, एलिमेंट है R का जहाँ प्रत्येक A एलिमेंट है कैपिटल A का। यानी कि कैपिटल A के जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सब के डबलेट्स हमें संबंध के अंदर मिल जाएंगे। तो इसलिए दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं सममित की। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए कि जो रिलेशन है उसके जितने भी पेयर दे रखे हों उन सब के व्युत्क्रम हमारे रिलेशन के अंदर उपस्थित होने चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ 1, 2 इसका व्युत्क्रम होगा 2, 1 और 2, 1 हमारा इसके अंदर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 एलिमेंट है R का, लेकिन 2, 1 एलिमेंट नहीं है R का। तो इसलिए दिया गया संबंध सममित नहीं है। बात करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे A, B
एलिमेंट हो आर का, बी कॉमा सी एलिमेंट हो आर का, तो क्या होना चाहिए कि ए कॉमा सी वो भी आर का एक एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि ये दोनों एक जैसे हों तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से और इसके सेकंड एलिमेंट से जो पेयर बन रहा है वो हमारा आर में उपस्थित होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे 1,2 2,2 यानी कि इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एक जैसा है, तो यहाँ 1,2 निकल कर आएगा और जो कि हमारा इस रिलेशन के अंदर है। ऐसे ही देखते हैं 1,3 3,3, ये देखो ये दोनों एक जैसे हैं और यहाँ से जो पेयर निकलेगा वो होगा 1,3, वो भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें, देखो इसे और इसे देखें तो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों ही एक जैसे हैं। यहाँ से जो पेयर निकल रहा है वो 1,2 है, वो हमें यहाँ मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ से बात करें तो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एक जैसे हैं। यहाँ से पेयर निकलेगा 3,2, वो भी हमें इसके अंदर मिल जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है वो एक संक्रमक संबंध है। यानी कि अगर इसे हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1,3 एलिमेंट है आर का तथा 3,2 एलिमेंट है आर का। तो इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को छोड़ने पर जो पेयर बन रहा है वो है हमारा 1,2, जो कि हमारा इस रिलेशन के अंदर उपस्थित है, यानी कि एलिमेंट है आर का। तो इसलिए दिया गया संबंध आर एक संक्रमक संबंध है। यानी ये जो रिलेशन है हमारा स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है, लेकिन सममित नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें क्या है, n बराबर दे रखा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और जो रिलेशन है हमारा a, b सच दैट a बराबर b - 2 और जो b की वैल्यू है वो क्या है 6 से बड़ी है। तो हमें क्या करना है, ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात करें हम इस रिलेशन में, तो यहाँ से हमारी एक चीज़ निकल कर आ रही है कि जो b का मान है वो क्या होगा हमारा a + 2। b की वैल्यू कितनी होगी a + 2, क्योंकि a बराबर है b - 2, -2 को इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू होगी a + 2। तो देखिए हमारे r के जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले देखो कि जो b का मान है वो क्या होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो b का मान होगा वो स्टार्ट होगा किससे 7 से। यानी कि अगर पहला एलिमेंट लें तो क्या होगा, उसमें जो b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7। अब a का जो मान है वो b से 2 कम है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा 5,7। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 6,8, उससे अगला होगा 7,9। ऐसे ही क्या है इसके एलिमेंट्स आते रहे। अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 2,4 एलिमेंट है आर का, जो कि हमें इसमें नहीं दिख रहा। दूसरा है 3,8 एलिमेंट है आर का, ये ऑप्शन भी इसमें नहीं है। चौथा देखें तो 8,7 भी इसमें हमें कहीं पर दिखाई नहीं देता। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है 6,8 वो हमें इसमें मिल रहा है। यानी कि जो 6,8 है वो एलिमेंट है आर का, इसीलिए हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1.1, वो समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा लें, जिससे आपको जो न्यू वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी परेशानी आए तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।